हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजना पांडे आज आपको मैं 2019 का दिसंबर 2019 का एसएसटी पोर्शन के क्वेश्चंस टॉप 30 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत आपको सीटेट में हिंदी वर्ड जो बिल्कुल बुक से लिए जाते हैं, जो हम बुक्स एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो मोस्टली कहीं कहीं डाउट आ जाता है, तो इंग्लिश वर्ड्स को भी पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपके इंग्लिश में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स, यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स की श्रेणी में कौन सा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोर्जेस पर्वत। राइट आंसर इज वोर्जेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ये चैप्टर फर्स्ट का मेरे लेक्चर फर्स्ट में आप देख सकते हो, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। सेम यही मैंने आपको कराया हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसका आंसर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि चंद्रमा हमें एक ही दिखाई देता है, एक ही पार्ट दिखाई देता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। और बी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और बी व्याख्या है एक ही, बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, मून घूमता है, और मून उतना ही टाइम अपनी जगह पर घूमने में लेता है जितना कि उसका एक पूरा चक्कर लगाने में और पृथ्वी का भी चक्कर लगाने में सेम टाइम लेता है, और इसलिए हमें क्या होता है, सिर्फ चंद्रमा का एक ही पार्ट दिखाई देता है। क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कायांत्र सेल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कथन और ये इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। जब पेपर में क्वेश्चन पेपर में कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में सही आते हुए भी गलत टिक कर देते हैं। तो ए है आपका ऑप्शन आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल सही। पहला आपका ऑप्शन देखिए कि जो आपके आग्नेय और अवसादी हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, चेंज किस में हो जाती हैं, चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। बिल्कुल सही है। और बी है आपका, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के कार्य प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। बी इज आल्सो राइट। ये भी बी आपका सही है। क्या बनाते हैं, मैग्मा बनाते हैं। तीसरा आपका दिया गया है संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो ये भी सही है कि आपका जो संगमरमर है, हमें न तो ये आग्नेय है ना अवसादी, ये किस तरह का है, कायांतरित है। कायांतरित या रूपांतरित सेल भी इसको बोलते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए बी सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। ये भी मैंने आपको मेरे लेक्चर फर्स्ट में, आप ज्योग्राफी के लेक्चर फर्स्ट में ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्का पिंड जब वायुमंडल के पूछा गया है कि कौन सी ऐसी परत है हमारी अर्थ की, अर्थ भी कई पार्ट्स में डिवाइड है ना, ये भी आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी ये कि कौन सा वो है जिसमें आके जो उल्का पिंड्स आते हैं अंतरिक्ष से, वो कौन सी परत में टकराते ही क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। कौन सी परत है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, जैसे ही वो अंतरिक्ष से प्रवेश करती हैं हमारे वायुमंडल में, और मध्यमंडल वाली परत पर आकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं जलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए, लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास की बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा आंसर होगा इसमें सही, राइट आंसर इज ए, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास किसको बोलते हैं, लोगों के आवागमन से। ट्रांसह्यूमेंस लोगों के आवागमन से, इसका राइट आंसर। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं, इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, बहुत ज़्यादा। दो कथन दे दिए जाते हैं। तो पहला है ए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये पवनों पे हमें विचार करना है, जो हमारे विंड्स हैं,
उन पर हमें बताना है कि किस तरह से इनका रहता है। तो पहला ऑप्शन है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है कि पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। राइट आंसर ऑप्शन 3। ए और बी दोनों सही हैं कि जो पवनें होती हैं लगातार निश्चित दिशा में क्या होती है, चलती रहती हैं, और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अलग अलग, दोनों ही इनके क्या है, उदाहरण हैं। दोनों ही पवनें क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानूस उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि ब्राज़ील के कंपोस, जो ब्राज़ील के कंपोस हैं, और वेनेजुएला के लानूस, ये किसके एग्जाम्पल है? कंपास इन ब्राज़ील एंड लानूस इन वेनेजुएला, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? तो आपका इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। ये किसके घास, जैसे पेड़ ये आपका उत्तरी अमेरिका का है, तो इस तरह के ये घास स्थल हैं जो अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपका कंपोस्ट क्या है, ब्राज़ील का घास मैदान है, और आपका लानूस का वेनेजुएला का है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास स्थल। नेक्स्ट देखिए, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी, सेम वही वैसी कथन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन ए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च ताप पर निर्भर करती है। तो आप पहला ही इसमें ऑप्शन देखिए पहले, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहला देखिए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, तो जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला नहीं है। जलवायु दिन प्रतिदिन नहीं होता है। जलवायु एक जगह की पर्टिकुलर कुछ सालों में ही जलवायु हम बता पाते हैं कि किस जगह की, किस कॉन्टिनेंट्स की, किस स्टेट की, किस कंट्री की जलवायु कैसी है। तो ये डेली वाला नहीं, क्लाइमेट्स क्या होता है, हमें कई सालों में हम क्लाइमेट बता पाते हैं वहाँ का। तो ये भी गलत है आपका। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई, सिर्फ उसकी ऊंचाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए उदाहरण ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए ऑप्शन है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए नीचे, ए बी सी और डी, यानी 1 2 3 4। अब आपको ये बताना है कि ये जो विशेषताएं दी गई हैं, ये कौन से वाले ऊर्जा स्रोत से बिल्कुल मैच करती हैं कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यानी कि एनर्जी इज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। जब सरफेस पे लाया जाता है तो कौन से, किसके लिए वो सही रहेगा? बायोगैस है आपका, प्राकृतिक गैस है, भूतापीय ऊर्जा है, या मोम है? अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर है, लोकेटेड है कहाँ पर? इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन, राइट ऑप्शन इज अंटार्कटिका। आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका पर अभी क्या है कि उतना आवास नहीं है, उतना लोग रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च, हर कंट्री के अपने अपने क्या हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं। तो इंडिया का जो है उसका नाम क्या है, मैत्री, और कहाँ पर है, अंटार्कटिका स्टेशन पर। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है, इस बात पर ध्यान देना। पूछा गया है कि सही नहीं है, मिनरल्स के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिनरल्स के बारे में सही नहीं है। तो पहला आप देखिए, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हमें इनकरेक्ट आंसर बताना है इसमें जो सही नहीं है। और सेकंड देखिए, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। हर किसी का होता है ना कि अब जैसे आपने तांबा बनाया तो तांबे में आपका क्या होगा, टीन होगा,
और कॉपर, इस तरह मतलब कॉपर में क्या क्या मिक्स होता है, इस तरह से क्या है कि मिक्सचर्ड होता है, ये रासायनिक संगठन होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और लास्ट आपका ऑप्शन है सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसका अगर हम आंसर देखें कि सही कौन सा नहीं है खनिज के बारे में, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, इसका फोर्थ आंसर आपका होगा इसका, कि सही कौन सा नहीं है आपका, फोर्थ, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक, नहीं, क्योंकि मिनरल्स दो टाइप से होते हैं, नॉन मेटालिक और मेटालिक, अधात्विक और धात्विक। जैसे आपका गोल्ड है, ये सारा कैसी हैं, ये धात्विक हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है, इसलिए इसको ही हम सही मानेंगे क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 42, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। नर्मदा नदी, बज्जी, गारो पहाड़ियाँ, ये हिस्ट्री मेरे लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया है, हिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपको करा चुकी हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पर, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसको करते हैं, मैचिंग में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 42, हाँ सबसे पहले देखते हैं नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी आपका क्या हो जाएगा, आरंभिक गणतंत्र, बज्जी। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, जो जो हमें मैच करते जाते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले नर्मदा घाटी आपका ए का ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा घाटी आकेटक और संग्रह। जी हमने पढ़ा था कि नर्मदा घाटी के पास पास क्या पाए गए हैं, आकेटक और संग्रह पाए गए हैं। बी आपका हो जाएगा बज्जी, बज्जी क्या था, एक आरंभिक गणतंत्र था, जैसे हमने मगध के बारे में पढ़ा था। गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, गारो पहाड़ियाँ आपकी पाई गई थी। यहाँ पर गारो पहाड़ियों में क्या पाया गया था, कृषि, आरंभिक कृषि, लेक्चर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। डी आपका हो जाएगा, हाँ डी होगा आपका लगभग, हाँ डी आपका गंगा घाटी, लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। लास्ट ऑप्शन ये बच रहा है, ये क्या थे, प्रथम नगर। तो आपका यहाँ पर इस तरह से हम अगर मैचिंग देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें से, पहले का, दूसरा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। तो राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नीचे दो कथन और बी भारतीय इतिहास की तिथियाँ, यहाँ पर काल और दिया गया है और कुछ उनके बारे में डिटेल्स दी गई है, कथन दिए गए हैं दो, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि कथन और वो दिए गए हैं। अब हमें पता करना है कि कौन सा इसमें सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, गलत है। अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जो कालावधि थी हमारी, जब हमारा इंडिया क्या था, आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, तो क्या वो सही है, क्योंकि शासकों का ही, जैसे शासक जहाँ पर उस समय वो करते थे, तो ये क्या सही था, ये पहला आपका दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड, लंबी समयावधि में गठित होने वाले ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों के कालों का विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दूसरे में आपके में क्या बताया गया है कि जो हमारा लंबी समयावधि, जैसे लंबी समयावधि तक कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, तो क्या उसको निश्चित तिथियों में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये सही है इस तरह से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 4, आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि ए गलत है किंतु बी सही है। यानी ये क्यों गलत है कि पहले तरह से हम अगर यही माने कि शासकों का ही धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण है, तो फिर से क्या होगा, वही चीज़ हो जाएगी, शासक तानाशाही चलेगी उस तरह से। और लेकिन बी, इसमें ये बी में बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो लंबी समयावधि में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको हमें क्या करना है, एक काल में विभाजन करें तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, समस्याग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। वही सेम कथन आपके दो दिए गए हैं। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों ने एक नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। बी में आपके बोल रहा है राष्ट्रीय विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था।
अब आपको बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है या एक गलत है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर कि ए और बी दोनों कैसे हैं, सही हैं। आपके ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या बी नहीं है। यानी आपके ऑप्शन तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं है। जैसे ये आपका दिया गया है तो दोनों ही सही है, ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं, क्योंकि दो आप देख रहे हैं ये दोनों ही डिफरेंट है, तो व्याख्या सही नहीं है ऑप्शन, लेकिन आपके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखिए 45। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। अगर हम माने कि आरंभिक मानव को हमें अगर समझना है तो हम किसको प्रारंभिक मान सकते हैं, कि ये एक तरह से हमें प्राथमिक स्रोत हम किसको मान सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किसको मान सकते हैं, कांगना शैली की चित्रकला, गिरगार का शैल अभिलेख, पातशाहनाथ चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 4, क्योंकि एमपी की जो शैल चित्रकला है तो वो काफ़ी कैसी है, पुरानी है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के मध्याह्न। तो ब्रिटिश काल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता था वो उसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, साल भर फसल कटाई के समय को छोड़कर। जब वो खेतों में काम करते थे तो उसको छोड़कर साल भर उनको क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम 2 कथन दिए गए हैं, तो हम सीधे कथन को पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। 18वीं शताब्दी के जो लोग थे वो किसके रूप में देखते थे, स्वयं को राष्ट्र राज्य, मतलब एक उनका स्वयं का राष्ट्र है तो वो क्या हो गया, एक राज्य बन गया, इस तरह से देखते थे। तो ये तो सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को वह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा 4, ए आपका 4 होगा, किंतु बी सही है। हाँ, आपका ऑप्शन ए गलत है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 47 हाँ, और इसका हो जाएगा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को एक बोध कराया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, तो ये बताया गया लोगों को। तो ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं BCE, ये भी चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में माई लेक्चर फर्स्ट ये पढ़ चुके हैं कि BCE का क्या तात्पर्य है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या होगा, बिफोर क्रिश्चियन, बिफोर कॉमन एरा। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ओके, हम यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुख होते थे, हम किस तरह से जानते हैं। तो उस समय की कृतियों में पक्षियों का विविध लेख मिलता है। महाराष्ट्र के पटने में पुरातत्व शतुर्मुख के अंडों के अवशेष मिले हैं। शतुर्मुख पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो सीधे मैं राइट ऑप्शन पर आपको बताती हूँ, राइट ऑप्शन उसका हो जाएगा नंबर 2 कि महाराष्ट्र के पटने जो जगह है वहाँ पर शतुर्मुख के क्या मिले हैं, अंडों के अवशेष मिले हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि भारत में शतुर्मुख होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, क्या रीजन थे इसके। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों सही हैं कि कौन से सही हैं। तो हमें इसमें बताना है कि पहला दिया गया है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, पहला ये है। दूसरा है आपका, तो पहला ऐसा शासकों का ये भी अनुमान लगाए गए हैं कि शासकों का नियंत्रण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। दूसरा आपका जंगलों का विनाश हो गया था, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2, A, B और अब D, यानी आपका ये सही है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया होगा और
डी, नदियाँ सूख गई होंगी। लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, तो इससे एकदम से खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत 51 में आप देखिए, मूर्तिकों में बुद्ध उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बौद्ध तत्व को स्वीकारा नहीं गया क्योंकि अभी तक उन्हें ज्ञान करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। नेक्स्ट देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा की मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो आपका यहाँ पर 52 का आंसर सही हो जाएगा नंबर 3, कि दिल्ली से बंगाल तक सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसके ही कारण क्या हो गया, उनका तुगलक वंश के प्रशासन का संदर्भ में उनके पूछा गया है। तो इसका आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट देखिए 53, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें रॉन्ग बताना है, यानी कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, तो हमें गलत को बताना है। तो आपका 53 का हो जाएगा, आपका आंसर मैं पढ़ के बता देती हूँ। 53, समकालीन इतिहासकार और मुसर्रिफों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये आपका सही है बिल्कुल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। आपको यही आंसर मिल गया, तो मैं आगे नहीं, कि अधिकांश जनजातियों ने, ये इतिहास के बारे में पूछा है, तो आपको पता है जनजातियों को लिखित दस्तावेज नहीं थे, क्योंकि लिखित दस्तावेज किसके होते थे? समृद्ध लोगों के। तो आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं 54, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण को समेकित किया? जब 1857 की फर्स्ट क्रांति हुई थी, उसके बाद कैसे किया था? 54 का आंसर देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध बिहार, भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर भूमि और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर तिष्ठे। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कि ईस्ट इंडिया के जब वो क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ, सारे जो अधिकार थे वो किसको सौंप दिए गए थे? ब्रिटिश साम्राज्य को। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे लोकतंत्र की क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ के सॉल्व करना है कि कौन सा ऐसा है जो ब्रिटिश साम्राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो सही ये पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सही, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ये आपका क्या है, इसमें ऑप्शन गलत है। 55 का ऑप्शन 3 गलत नहीं है जो। अब नेक्स्ट देखिए 56, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? कौन सा ऐसा पार्ट है भारत का जिसको छोटा क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत बोला जाता है। 56 का, तो आपका इसका आंसर आपको पता है पूरे ऑप्शन में, लद्दाख। इसका आंसर क्या है? लद्दाख। नेक्स्ट, भारत में है अपील प्रणाली का पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहा जाता है? 57 का, कि भारत में अपील प्रणाली, अप्लाइड जो सिस्टम होता है उसमें इंडिया में, वो किसको कहते हैं, हम किसे कहते हैं? तो 57 का आपका ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 4, कि जो अपील की प्रणाली है वो क्या है? निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यानी हमें क्या है, ये सिविक्स से आया आपका क्वेश्चन, कि जब निचली अदालत में हमारा क्या होगा, कोई हमें लगेगा कि ये फैसला सही नहीं हुआ है, तो हम किस में जाएंगे? ऊपरी अदालत में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? 58 का आपका कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है।
तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस पठार पर। राइट क्वेश्चन में आपको बस डायरेक्ट बता देती हूँ, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखा गुजरती है। एक कथन पूछा गया है, सही कौन सा है। तो इसमें से आपका एक पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ओनली ऐसा ही एक कॉन्टिनेंट्स है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 2, कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से दोनों ही रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क विषुवत और मकर रेखा। आगे, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों को विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की शरद ऋतु में वर्षा होती है, उसका रीजन क्या है। तो उसका है कि पवन जो होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो जो आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं, हमारे इंडिया के साउथ में पड़ते हैं। तो जो पवन पहले आपके बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, हिंद महासागर से जब स्थल की ओर आती हैं तो नॉर्थ साइड में बारिश होती है, मिडिल भारत में बारिश होती है। और जब वो स्थल से वापस बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं तो कहाँ पर बारिश होती है, आपके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो आज का ये यहीं तक क्लास रहेगी। और प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी और मुझे क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए। प्लीज़ तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशन मुझे टाइप करें। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।